मेरी उम्र में 15 साल की हूँ। मेरे दादाजी हवेली के एक गंदे कमरे में बीमार औरतों को भेजते थे और 7 दिन के बाद बिल्कुल सही सलामत बाहर आ जाती थी। दादाजी सिर्फ औरतों का इलाज करते थे। एक दिन मैं खुद कमरे में जाने लगी तो मम्मी ने पकड़ कर मुझे बहुत मारा और कहा, खबरदार इस कमरे के पास भी देखा तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। एक रात मैं बीमार थी और मैंने सोचा दादाजी के इस गंदे कमरे में जाती हूँ, मैं ठीक हो जाऊँगी। लेकिन जैसे ही कमरे में गई तो मेरी रूह कांप गई और चक्कर खाकर मैं बेहोश हो गई, क्योंकि वहाँ तो मेरा नाम सुनीता है और मेरी उम्र 15 साल की थी। मेरे दादाजी गांव के छोटे से डॉक्टर थे। हमारी एक बहुत बड़ी हवेली थी, लेकिन एक कमरा ऐसा था जहाँ पर किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं थी। मेरी उम्र उस समय कम थी, इसलिए मेरे दिल में हमेशा यह जानने की इच्छा होती कि आखिर इस कमरे में क्या होता है। यह कमरा मेरे दादाजी का था। देखा जाए तो वह कमरा नहीं बल्कि बहुत बड़ा हॉल था, जिसका बहुत बड़ा दरवाज़ा था। मैं सारे घर में इधर उधर घूमती फिरती थी, क्योंकि मैं 7 भाइयों की एक इकलौती बहन थी, इसलिए बहुत ज़्यादा लाडली थी। लेकिन उस कमरे के पास जाने की मुझे भी इजाज़त नहीं थी। मेरी मम्मी कहती थी कि तुम को इस कमरे में कभी भी नहीं जाना है, यह गंदे वाला कमरा है। घर का फालतू सामान यहाँ रखा गया है। लेकिन अगर यहाँ पर घर का गंदा सामान रखा जाता था तो मेरे दादाजी उसके कमरे में औरतों को क्यों भेजते थे? और 7 दिन तक औरतें वहाँ से बाहर नहीं आती थी। 7 दिन के बाद वापस आती और फिर अपने घर को चली जाती। उनके लिए 7 दिन का खाना पानी भी सब उसी कमरे में जमा करता था। जब उसे कमरे में कुछ नहीं था तो 7 दिन तक लोग वहाँ क्या करते थे? और उस कमरे में सिर्फ औरतें जाती थी और 7 दिन बाद औरतें सही सलामत वापस आती थी। जबकि मेरी मम्मी मुझे डराया करती थी कि वहाँ नहीं जाना, वरना तुम्हें कोई चोट लग जाएगी, कुछ हो जाएगा। एक बार सुबह सुबह मुझे एक औरत के रोने की आवाज़ आई। मैंने देखा कि मेरे दादा घर के आंगन में बैठे थे और एक औरत मेरे दादा के कदमों में बैठी थी। कह रही थी कि आप मुझे भी इस कमरे में भेज दें, आपको ऊपर वाले का वास्ता है। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दादाजी उसे कहने लगे कि बेटी, बात को समझो, तुम्हें मना नहीं कर रहा हूँ, अगले हफ्ते आना। वह कहने लगी कि मुझे अभी इजाज़त मिली है, अगले हफ्ते मुझे इजाज़त नहीं मिलेगी। मेरे घर पर मेहमानों को आना है, वह 7 दिन तक घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। कृपा करके मुझे अभी इस कमरे में जाने दे। मैं घर के अंदर खड़ी थी, लेकिन मुझे आवाज़ आ रही थी और मैं चुप कर ये सब देख रही थी। फिर वह औरत पूरी तरह से चिल्लाना शुरू कर दिया। दादा ने कहा कि शोर मत करो, तुम्हारी जगह बनवाने की कोशिश करता हूँ। जगह बनाने से दादा का क्या मतलब था? वहाँ औरतों से भरा हुआ था, वहाँ जगह नहीं थी, ऐसा भी वहाँ क्या होता था? अभी मैं यह सोच रही थी कि मुझे पीछे से सर में हल्का सा थप्पड़ पड़ा और मेरे माँ ने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने मैं मना किया था। मैंने कहा मैं कुछ नहीं कर रही थी। मम्मी हमेशा मुझे उस कमरे में जाने से मना करती थी, मुझे छोटी छोटी बातों से रोकती थी। मेरे भाई तो सब कुछ यहाँ वहाँ फिरते थे, इसलिए मैं भी सब कुछ करना चाहती थी। लेकिन मेरी माँ कहती थी कि तुम हर जगह नहीं जा सकती हो। पर इंसान की फितरत होती है कि जिस काम से रोका जाए वह वही काम करने के बारे में सोचता है। अब मैंने अपनी मम्मी के साथ जिद कर ली और इरादा कर लिया कि मैं जानकर ही रहूँगी उस कमरे में क्या होता है। एक बार मेरे पास मेरी एक दोस्त आई और कहने लगी, आ जाओ खेलेंगे, मैं पूरा दिन तुम्हारे घर में ही रहूँगी। मैंने कहा कि तुम्हें कैसे इजाज़त मिल गई मेरे घर में रहने की? तो तुम्हें इजाज़त नहीं मिलती, तुम्हारे माँ बाप तो तुम्हें कहीं नहीं जाने देते। तो उसने बताया कि मेरे माँ कहीं गई है 7 दिन के लिए इलाज करवाने के लिए, बाबा भी सुबह काम पर चले जाते हैं, मैं इसलिए मौका देखकर आ गई। मैंने कहा, फिर तो 7 दिन के लिए लगता है तुम्हारी माँ मेरे घर आई होगी। वह हैरान हुई कि मेरी माँ तुम्हारे घर क्यों आएगी, वह तो कोई और शहर गई है। मैंने कहा कि तुम्हारी माँ ने तुमसे झूठ बोला है, आजकल जो भी औरतें 7 दिन के लिए घर से गायब होती है वह मेरे ही घर आती है। मेरे दादा उसका कोई इलाज करते हैं, वह कमरा देख रही हो ना, वहाँ पर छोड़ देते हैं उनको 7 दिन के लिए। फिर उस कमरे में खाना भी जाता है और पानी भी और बाकी ज़रूरत की चीज़ें भी। वह कहने लगी, फिर तो मुझे मेरी माँ से मिलना है, मुझे उसकी बड़ी याद आ रही है, चलो अंदर चलते हैं। मैंने कहा, इतनी अच्छी किस्मत नहीं है हमारी, वहाँ किसी बच्चे का जानने नहीं देते हैं। तो क्या हुआ, हम चले जाएंगे, हमको कौन सा सबको बताकर जाना है कि हम अंदर जा रहे हैं। मैंने कहा, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन अगर पकड़े गए तो बहुत मार पड़ेगी। कहने लगे कि कुछ नहीं होगा, जान से तो नहीं मार देंगे ना। मुझे मेरी मम्मी से मिलना है, उनसे बात करनी है, पूछना है कि उनको ऐसी कौन सी बीमारी है कि वह 7 दिन के लिए घर से बाहर चली गई। छोटी छोटी बहन भाइयों को मेरे हवाले करके पूरे दिन में काम करती हूँ, थक जाती हूँ। मैं अपने दोस्त के कहने पर कमरे के करीब चली गई और सीधी
लगाकर अंदर जाने की कोशिश करने लगी। मेरी सहेली सीढ़ी को पकड़े खड़ी थी और मैं ऊपर चढ़ रही थी। जैसा ही मैं अंदर जाकर देखने वाली थी वैसे ही मेरे कानों ने कुछ सुना, मेरी मम्मी की आवाज़ जो मेरी सहेली को डांट रही थी और मेरी सहेली को मार भी रही थी। मुझे भी मेरी माँ ने देख लिया और सीढ़ी को हिलाना शुरू कर दिया कि नीचे गिरा दूंगी, मैं जल्दी नीचे आओ। मैं जल्दी नीचे आई और मुझे पता था कि मेरी अच्छे से पिटाई होगी और वही हुआ। मम्मी ने मुझे भी मारना शुरू कर दिया। मेरी सहेली को भी कहा कि तुझे क्या है, इस कमरे से क्यों यह सब कर रही हो, आज नहीं छोड़ूंगी। बहुत मारा मुझे। मेरी सहेली को भी मारा और उसे घर से निकाल दिया। शाम को बाबा को भी ये बात बताई तो बाबा ने भी मुझे बहुत डांट दिया। जबकि आज तक तो जब मम्मी बाबा से मेरी शिकायत करती थी तो बाबा यही कहते थे कि मेरी लाडली बेटी को कुछ ना कहूँ, उसके लिए सब माफ़ है, जो करती है करने दो। लेकिन आज तो बाबा ने भी मुझे बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर कहा कि आइंदा तुम इस कमरे के पास नहीं जाओगी। सुन लिया सुनीता, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जितना मुझे मेरे माँ बाप मना कर रहे थे उतना ही मेरे अंदर जिद गुस्सा बढ़ता जा रहा था। एक दिन मैंने उस कमरे से चीखों की आवाज़ सुनी। एक औरत चीख रही थी और कह रही थी कि मुझे बाहर जाने दो, मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मुझे यह काम नहीं करना। और दादा भी चिल्ला कर कह रहे थे कि बेटी अब आई हो तो यह काम करना पड़ेगा। तुम्हारी वजह से 4 और औरतों को मना किया है मैंने, यहाँ से जाना बहुत मुश्किल है। दादा ने कहा, यहाँ जगह बहुत मुश्किल से मिलती है और अब तुम्हारा इरादा नहीं बदल सकता। वह औरत रोने लगी और मैं सोचने लगी कि पता नहीं यहाँ पर क्या हो रहा है। एक दफ़ा मैं रात को अपने कमरे में सो रही थी कि डर गई। मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरे बाबा भी जाग गए और मम्मी भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मम्मी के मैं गले लग गई और रोने लगी। मेरे बाबा ने कहा कि क्या हुआ इसको। मेरे माँ ने कहा कि हमेशा उस कमरे के आसपास मंडराती रहती है, कहीं इसके अंदर जाकर तो नहीं देख लिया। बाबा और माँ की आंखों में अजीब सा डर था। बाबा ने कहा, ऐसा हुआ तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, फिर तो ये सारी ज़िंदगी डरती रहेगी। मैं उस वक्त नींद में नहीं थी, उनकी बातें सुन रही थी। आखिर क्या था उस कमरे में जिसको देखकर मैं सारी ज़िंदगी डरती रहती। मैंने सोचा कि शायद मुझे पास रखने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन कमरे में जाने का कोई दिक्कत नहीं था। आराम से मैं अंदर जा सकती थी क्योंकि उसका दरवाजे के ऊपर इतनी जगह थी कि मैं आराम से उसके अंदर से निकल सकती थी। दिक्कत यह है कि वहाँ जाने से पहले ही किसी को मालूम हो जाता था और मेरा प्लान काम नहीं करता था। लेकिन आज मैदान बिल्कुल साफ लग रहा था। आज मुझे कोई भी रोकने वाला नहीं था। बाबा घर नहीं थे और दादा भी घर पर नहीं थे। घर के कुछ नौकर भी छुट्टी पर थे। दोपहर का वक्त था। मम्मी अपने काम करने के बाद थोड़ी देर के लिए सो गई थी और मेरे पास यही वक्त था कि मैं आज उस कमरे में जा सकती थी। मैंने बहुत आराम से सीढ़ी का गेट पर रखा और आराम से दूसरी तरफ उतर गई। मैं अब इस कमरे के अंदर थी। दरवाजे के आगे बड़ा सा पर्दा डाला गया था, पर देखो हटाया तो सामने अंधेरा था। हालांकि दिन का वक्त था। मैं कमरे के अंदर आ गई और मुझे महसूस हुआ कि जैसे उसके कमरे में मेरे अलावा भी कोई है। मैं आसपास देखने लगी कि कहीं तो लाइट होगी। कमरा बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि कमरे के हिसाब से वह 10 कमरे बना सकते हैं, और उस कमरा नहीं कहना चाहिए था, यह तो किसी तबेला जैसा लग रहा था। और इतनी गंदी बदबू आ रही थी उस कमरे से, मैं हैरान रह गई। इतनी गंदी बदबू थी कि मैंने अपनी नाक पर हाथ रख लिया। जल्दी स्विच तलाश करने लगी, जो मुझे मिल ही गया। मैंने जैसे ही लाइट ऑन की मेरी रूह कांप गई। हाथ पांव कांपने लगे क्योंकि जो मंजर मैं अपनी आंखों से देख रही थी वह किसी 15 साल की बच्ची के लिए एक बहुत ही अजीब और खौफनाक मंजर था। कमरे में कुछ जानवर पड़े जो लाइन से पड़े हुए थे, 7 से 8 एक तरफ, बाकी दूसरी तरफ। लेकिन यह बात मेरी समझ से बाहर थी कि उन लोगों के सर औरतों की तरह थे पर शरीर गाय जैसे। मैं बुरी तरह चिल्लाने लगी। वह सारी एक साथ बोलने लगी, डरो नहीं, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, क्यों डर रही हो। और मैं वहीं पर बेहोश हो गई। जब होश आया तो अपने कमरे में थी और मेरी माँ मेरे सिरहाने बैठी रो रही थी और मेरे बाप के साथ लड़ रही थी। क्यों करते हो तुम्हारे पापा इस तरह के काम? वो ज़माने चले गए, अब कौन ऐसा काम करवाता है। दूसरे को भी तंग करते हैं। घर में इस तरह की चीज़ें रखेंगे तो बच्चों का ध्यान तो जाएगा ना। बच्चे की तो आदत है, जिस काम से उसको मना करो वह ही करेगा। इसका क्या कसूर है कि कितनी बुरी डर गई है मेरी बच्ची। अगर डर के मारे इसका दिल बंद हो जाता, वहीं पड़े हुए मर जाती, तो हम क्या करते? डॉक्टर के पास ले जाने तक भी क्या कर लेते हम लोग। अपने बाबा को मना करो, अभी यह पुराने तरीके छोड़ दे, कोई नहीं करता। अगर सब मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो मैं कभी माफ़ नहीं करती।
तुम सब लोगों को कह रही हूँ कि वहाँ तो कुछ नहीं है, बस गेहूँ होती है, पर यह तो इसी घर में रहती है। मेरे बाबा ने कहा, इतनी भी छोटी नहीं है यह, अच्छी भली बड़ी हो गई है, 3 साल तक जवान हो जाएगी। मेरी माँ ने कहा कि बस मेरी बच्ची की जान मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अपने घर में इस तरह की कोई हरकत नहीं होने दूंगी। ख़त्म करो यह सब। वह सारा काम भगवान करे। इस उम्र में इस तरह की हरकतें ना करें। किसी को कुछ हो गया तो उसका जिम्मा भी हमारे गले में पड़ जाएगा। मैं उठी और मैंने डरना शुरू कर दिया कि मैंने वहाँ गायें देखी थी। कमरे में गायें पड़ी हुई थी, लेकिन उनके सर औरतों के थे। यह क्या हो रहा है मम्मी? मैं बुरी तरह से चिल्लाने लगी और मेरी माँ फिर से रोने लगी और अब तो मेरे पापा भी परेशान हो गए। 1 हफ्ते तक मैं इसी तरह डरती रही, चिल्लाती रही। मुझे बुखार रहा, मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई, यहाँ तक कि मुझे अस्पताल में भर्ती कराया गया। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत प्यार किया। 3 दिन के बाद मैं कुछ सामान्य हुई और फिर मुझे मेरे घर ले आए। फिर एक दिन मेरे दादा और मेरे माँ बाप दोनों मेरे पास बैठे और उन्हें मुझसे कुछ कहा कि बेटा, तुम जिस चीज़ से डरती हो, हम तुम्हें उसके बारे में बताना चाहते हैं और तुम सिर्फ उस कमरे में जाने नहीं देना चाहते थे कि कहीं तुम डर ना जाओ और फिर देखो तुम्हारे साथ क्या हुआ। मैंने कहा, वह सब क्या था, मुझे बताओ, नहीं तो मेरा दिमाग फट जाएगा। मेरे दादा ने कहा कि यह एक बहुत पुरानी परंपरा है, जो तुमने देखा वह एक तरीका है इलाज का। वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, वहाँ पर कोई गाय नहीं थी, वहाँ सारी की सारी औरतें ही थी। दरअसल यह तरीका इलाज में इस एक शख्स को, जिसका कोई बहुत ही ज़्यादा पुरानी बीमारी है, जिसका वह सालों से इलाज करवा रहा हो लेकिन वह ठीक ना हुआ हो, तो 7 दिन के लिए उसे मरे हुए जानवर की खाल में पूरी तरह से अपने आप को लपेटकर गुजारना होता है। यह तरीका बिल्कुल भी आसान नहीं होता है, क्योंकि उस मरे हुए जानवर की खाल से बहुत बदबू आती है जो आपको बर्दाश्त करनी होती है। खाना भी आपको बहुत हल्का खाना होता है। यह तरीका बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आजकल लोग ऐसा नहीं करते, पुराने ज़माने में ज़्यादा लोग ऐसा करते थे। फिर लोग इसे दूर होने लगे, क्योंकि यह तरीका बिल्कुल भी आसान नहीं है। लेकिन इस तरह से जिसका जिस्म एक बार गुजर जाए, वह समझो दूसरी बार पैदा हुआ है, उसकी सारी बीमारी दूर हो जाती है। इसलिए मैं यह सब करवाता हूँ। इस तरह से कोई शख्स जानवर की खाल अपनी गर्दन तक लपेटे बैठा हो तो जाहिर है अजीब लगता है, इसलिए हम बच्चों को वहाँ जाने नहीं देते। इससे बच्चे बहुत डर जाते हैं। तुम हमारे ख़ानदान की इकलौती बच्ची हो और अब तुम बड़ी हो गई हो। सोचा था कि तुम्हें एक बार समझाना काफ़ी होगा, लेकिन तुम तो छोटे बच्चों की तरह वहाँ जा पहुँची। मैंने कहा, क्या इसका कोई फ़ायदा होता है? मेरे दादा ने कहा कि हाँ, बहुत फ़ायदा होता है, लेकिन ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। औरतों के लिए तो और भी ज़्यादा मुश्किल है। पुराने ज़माने में सिर्फ मर्दों का इस तरह इलाज किया जाता था, क्योंकि किसी औरत का एक जगह 7 दिन तक बैठे रहना बहुत अजीब बात थी। लेकिन मैंने औरतों का भी इलाज करवाया, क्योंकि इलाज तो सबके लिए होता है ना। अब मुझे पता चल गया था कि ये कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन मेरे माँ बाप ने मेरे दादा को कहा कि आइंदा से आप यहाँ काम नहीं करेंगे। मैंने अपने माँ बाबा से कहा कि आप दादा को यह काम करने दें। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब मुझे कोई डर भी नहीं है। लोगों का इलाज करना तो अच्छी बात है, और बहुत सारे लोग बीमारियों को कई सालों तक लिए बैठे रहते हैं, दवाइयाँ भी खाते हैं, लेकिन इसका कोई असर नहीं होता है। अगर इस तरह से बीमारी ठीक होती है तो यह काम हमें रोकना नहीं चाहिए। लेकिन मेरे बाबा ने कहा कि ये काम इस घर में नहीं होगा। कल को कोई रिश्तेदार या मेहमानों के बच्चे यहाँ आएंगे तो क्या हम उनको रोकते फिरेंगे? और गांव वाले भी आपके खिलाफ है, क्योंकि यह तरीका औरतों के इलाज करने का नहीं था और आपने औरतों का इलाज शुरू कर दिया है। इसके हमारे लिए कोई परेशानी खड़ी हो जाएगी। और यहाँ के लोग भी ऐसे हैं जो ऐसी बातों पर मारने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन दादाजी ने भी इसे परेशानी कहकर ख़त्म कर दिया। और जैसे मैं बड़ी होती हूँ, दादाजी मुझे सब बताते हैं कि ये कैसे होता है, इसका तरीका क्या है, 7 दिन तक लोगों को कहाँ रखना होता है, मरीज को खाने के लिए क्या देना चाहिए और पानी कितना देना चाहिए। मेरे दादाजी मुझे सब बता रहे थे। मैं मेडिकल की छात्रा थी और मैं अब डॉक्टर बन गई थी। मेरे दादाजी तो इस दुनिया से चले गए थे, लेकिन उनका तजुर्बा मैंने अपनी डायरी में नोट कर लिया था। और फिर मैंने वहीं पर इलाज के लिए एक अलग अच्छी जगह बनाई, वहाँ टाइलें लगवाई और एसी भी लगवाई और छोटे छोटे कमरे बनवाए और उस जगह को साफ़ सुथरा कर दिया। अब वहाँ हमारे गांव के ही नहीं बल्कि कई और गांव के लोग भी आते हैं। वह लोग 7 दिन के लिए अपने आप को हमारे पास जमा करवा देते हैं
और हम इस काम के लिए उससे पैसे भी लेते हैं। और अगर कोई ऐसा मरीज़ आता है जो पैसे नहीं दे पाता है तो हम उसे पैसे नहीं देते हैं और उसकी मदद करते हैं। और वाकई ये इलाज बहुत सही साबित हुआ, क्योंकि कई ऐसी बीमारियां थी जो दवाइयों से ख़त्म नहीं होती थी, लेकिन इस इलाज से बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाती है। मेरे घर वालों ने मुझे बहुत मना किया कि मैं यह काम ना करूं, लेकिन मुझे अपने दादा की परंपरा को चालू रखना था। इस काम की वजह से मेरे घर वालों ने मुझे जायदाद से भी इनकार कर दिया था, लेकिन फिर पता चला कि दादा अपने नाम की सारी जायदाद मेरे नाम करके गए हैं। हालांकि उनके साथ पोते भी थे, लेकिन शायद वह जानते थे कि मैं ही इस काम की तरफ जाऊंगी, इसलिए मैंने उनका छोटा सा काम शुरू किया और लोगों को इसका बहुत फ़ायदा भी हुआ था। लेकिन आज भी कुछ लोग इसे बुरा समझते हैं और बुरी बुरी बातें करते हैं, लेकिन मुझे इस काम के लिए कोई रोक नहीं सकता था और कानून भी मुझे इसके लिए रोक नहीं सकता था, क्योंकि यह कोई गलत काम नहीं था। कोई इलाज के तरीके तो इससे भी खतरनाक होते हैं, तो यह तो कुछ भी नहीं था। लेकिन सबसे अच्छी बात यह थी कि जिस चीज़ से मैं इतनी डर गई थी, मैं 7-8 दिन तक बेहोश पड़ी थी, आज वही रोजगार का साधन है और सुकून भी। आज मैं बहुत खुश हूँ और बेफिक्र भी। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।